ओके। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना जो टॉपिक है वो बैंकिंग का चैप्टर है इस बार। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो थ्योरेटिकल जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में। ठीक है, कि कॉमर्शियल बैंक होगा क्या और ये कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे मेन टॉपिक ही यही है कि ये जो है ये क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं कॉमर्शियल बैंक। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो पहले अपन बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो कॉमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, यानी क्रेडिट क्रिएट का मतलब ये है कि जो बैंक्स जो होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो लोन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कॉमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स the function of accepting deposits from the public and making loans and investments with the motive of earning profits। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर क्या काम होता है, जहाँ पर हमारे जो अमाउंट होता है वो डिपॉजिट होता है, तो वो हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और उससे क्या करता है, उसी अमाउंट से वो लोन या इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, और वो उससे प्रॉफिट अर्न करता है। तो किस तरीके से वो लोन क्रिएट करेगा, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो अपन आगे बात करेंगे हम अभी। सबसे पहले हम बात करें प्रोसेस ऑफ मनी के बारे में। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं हम। लेट अस अज्यूम दैट द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट। हम ये मान लेते हैं कि वैसे तो अगर हम देखते हैं इकोनॉमी में काफ़ी सारे बैंक हैं, है ना। गवर्नमेंट बैंक भी है जिसमें पीएनबी, एसबीआई, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, काफ़ी सारे बैंक हैं। प्राइवेट बैंक भी देखते हैं तो आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है। तो हम एक बार ये मान लेते हैं कि जो एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो एक ही यूनिट है। ठीक है, लेट अस कॉल दिस वन यूनिट सिंपली बैंक्स, और हम उनको क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे। पूरी कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, बैंक बोल रहे हैं। ठीक है, लेट अस ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल रिसिट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रोटेड थ्रू द बैंक्स। यानी जितना भी रिसिट होगा, जो भी हमें मनी मिलेगा या जो भी हम पेमेंट करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, कैश में काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी हमें अज्यूम करना है। वन हु मेक्स पेमेंट डज इट बाय राइटिंग चेक्स, यानी जो पेमेंट करेगा वो चेक के थ्रू पेमेंट करेगा। ठीक है, या आज के अगर टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, तो वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है, लेकिन वो कैश पेमेंट नहीं करेगा, या तो वो चेक के थ्रू करेगा या फिर वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट करेगा। द वन हु रिसीव्स पेमेंट डिपॉजिट द सेम इन डिपॉजिट्स अकाउंट्स, और जो अमाउंट रिसीव करेगा वो भी अपने डिपॉजिट अकाउंट में ही रिसीव करेगा, कैश में रिसीव नहीं करेगा। ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज इनिशियली पीपल डिपॉजिट ₹1000। ठीक है, मान के चलो कि एक बंदा है वो बैंक में गया, और बैंक में जाने के बाद उसने अपने अकाउंट में ₹1000 डिपॉजिट करवा दिए, सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट, वॉटेवर जो भी उसका अकाउंट है बैंक में, उस अकाउंट में ₹1000 उसने डिपॉजिट करवा दिए। तो बैंक के पास कितने आ गए, बैंक के पास ₹1000 आ गए। ठीक है, द बैंक्स यूज दिस मनी फॉर गिविंग लोन्स। बैंक क्या करेगा, इस मनी को लोन के रूप में काम में लेगा, लोन देने में काम में लेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पीपल ने डिपॉजिट करवाया ₹1000, वो बैंक क्या काम करेगा, बैंक उसको लोन देने में काम में लेगा। यानी एक बंदा जाएगा, वो अपने ₹1000 बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, और बैंक क्या करेगा, उस ₹1000 में से कुछ अमाउंट लोन के रूप में किसी सेकंड पार्टी को दे देगा। बट द बैंक्स कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर दिस पर्पज। बैंक पूरे ₹1000 इसके काम में नहीं ले सकता। मतलब मिस्टर ए गया, मिस्टर ए ने ₹1000 बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो बैंक पूरे ₹1000 किसी मिस्टर बी को लोन नहीं दे सकता, पूरा अमाउंट यूज नहीं कर सकते। इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ दीज डिपॉजिट्स एज कैश।
ठीक है। एक लीगल कंपल्शन होती है बैंक के लिए कि बैंक क्या करता है कि जो भी डिपॉजिट बैंक के पास होती है उसका मिनिमम फ्रैक्शन या मिनिमम रेशियो वो अपने पास डिपॉजिट के रूप में रखेगा, कैश के रूप में अपने पास रखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो या फिर लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं। द LRR या CRR इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो जो एपेक्स बैंक होता है या फादर ऑफ ऑल बैंक्स यानी कि जो RBI होता है वो ही डिसाइड करता है कि ये लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा। ठीक है, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। अ पार्ट ऑफ द LRR इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक एंड दिस पार्ट रेशियो इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जो LRR रखा जाता है जो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि इस 1000 रुपीज़ में से सेंट्रल बैंक ये कहता है कि 10% आपको LRR रखना पड़ेगा। तो 1000 का 10% आप कैलकुलेट कर दीजिए 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ क्या करेगा, सेंट्रल बैंक अपने पास रखेगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अगर 1000 है, 1000 में से 100 रुपीज़ सेंट्रल बैंक अपने पास CRR रखेगा, तो जो कॉमर्शियल बैंक है उसके पास रहेंगे 900 रुपीज़। ठीक है, बैलेंस जो अमाउंट रहेगा 900 रुपीज़। ठीक है, अदर पार्ट केप्ट बाय द बैंक विथ देमसेल्व्स एंड इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और बाकी का जो पार्ट जो बैंक के पास रहेगा 90% वो रहेगा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आ गया होगा। 1000 रुपीज़ एक ने डिपॉजिट करवाया, जो भी LRR सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा वो अपने पास रखेगा CRR, और बाकी का जो पार्ट बैंक के पास रहेगा उसको हम बोलेंगे SLR। ठीक है, लेट अस नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस। सपोज द इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक इज 1000 रुपीज़ and the LRR is 10%. Further, suppose that bank keeps only the minimum required, that is the 100 rupees as cash reserve। ये मैं बात कर चुका हूँ। 1000 रुपीज़ में से 10% LRR 100 रुपीज़ हम रख लेंगे, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलेंगे। Banks are now free to lend the remainder rupees 900। अब जो बैंक है बाकी के 900 रुपीज़ के लिए बिल्कुल फ्री है, वो किसी को भी लोन दे सकता है। ठीक है, फ्री टू लैंड द रिमाइंडर। सपोज दे लैंड रुपीज़ 900। अब कोई बंदा B आया, उसको उसने क्या किया, 900 रुपीज़ क्या कर दिए, लोन के रूप में उसको दे दिए। ठीक है, वॉट बैंक्स डू टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स इन द नेम ऑफ द बोरोअर हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट वेन एवर दे लाइक। अब जो B बंदे को जो उसने लोन दिया है 900 रुपीज़ का, उसके नाम से एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और वो 900 रुपीज़ उसके नाम के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे और उसको ये कहेंगे कि अब आप बिल्कुल फ्री हो, आप जब चाहो ये 900 रुपीज़ निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम पहले सपोज कर चुके हैं कि पूरा सिस्टम जो होगा वो नॉन कैश होगा, यानी कैश में कुछ नहीं होगा, जो भी काम होगा बैंक टू बैंक होगा, और पूरी बैंकिंग सिस्टम को हमने एक ही माना है, बैंक्स। ठीक है, तो वो जो 900 रुपीज़ है वो कहाँ है, वो बैंक में है, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट में रखे हुए हैं। ठीक है, किसके नाम से, B के नाम से, जिसने लोन लिया है। ठीक है, उसके बाद सपोज दे विड्रॉ द होल अमाउंट ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। नाउ since all the transactions are routed through the banks, the money spent by the borrower come back into the bank, into the deposit account of those who have received this payment। ठीक है, मान लेते हैं कि 900 जिसके अकाउंट में थे उसने पूरा मनी विड्रॉ कर लिया और पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पेमेंट होगा वो चेक के थ्रू होगा, तो वो 900 रुपीज़ एक बैंक से निकल के दूसरे बैंक में आ गया और वो उसके डिपॉजिट अकाउंट में आ गया जिसको उसने पेमेंट किया था, तो है तो बैंक के पास ही। ठीक है, दिस इंक्रीजेस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक बाय 900। अब बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट आ गया 900। डिमांड डिपॉजिट उसको बोलते हैं जो कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है, और वो अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट है, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट।
मेरा अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट है, मैं कभी भी उससे डिमांड कर सकता हूँ, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। इट इज़ 90% ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। ये अपने को पता ही है, 1000 डिपॉजिट हुआ था, 900 अभी बैंक के पास फिर डिपॉजिट हुआ है, वो 90% ऑफ इनिशियल डिपॉजिट है। These deposits of 900 have resulted on account of loan given by the banks. In this sense, the banks are responsible for money creation. अब बैंक की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मनी क्रिएट करता रहे। विद दिस राउंड इंक्रीज इन द टोटल डिपॉजिट आर नाउ 1900। कैसे? फर्स्ट बंदा जो आया था उसको 1000 डिपॉजिट करवाया था उसने, उस 1000 में से 100 रुपीज़ बैंक ने अपने पास रखे और 900 रुपीज़ सेकेंड पर्सन को क्या कर दिया, लोन दे दिया। सेकेंड पर्सन ने वो पेमेंट जिसको करना था उसको पेमेंट किया, वो उसके बैंक अकाउंट में है, तो बैंक के पास 900 वापस आ गए। तो फर्स्ट बंदे के 1000 रुपीज़ और सेकेंड बंदे के 900 रुपीज़, ये टोटल मिला के बैंक के पास आ गए 1900। ठीक है। वैन बैंक्स रिसीव्स न्यू डिपॉजिट 900। ठीक है। जब बैंक 900 रुपीज़ रिसीव करेगा तो बैंक फिर वही प्रोसेस करेगा जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, यानी कि बैंक वापस 10% अपने पास कैश रिजर्व रखेगा। ठीक है। तो 900 का 10% 90 रुपीज़ हो जाएगा, बैंक अपने पास रिजर्व में रखेगा। बाकी रिमेनिंग जो बचेगा 810 रुपीज़ वो किसी और पर्सन को लोन दे देगा। ठीक है। फिर वो बोरोवर भी क्या करेगा, वो बोरोवर जिसको पेमेंट करना था उसको पेमेंट कर देगा, और वो जो पेमेंट जाएगा वो वापस बैंक के पास आ जाएगा। वो पेमेंट वापस किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा। ठीक है। बैंक डिपॉजिट अगेन राइसेस, बैंक के पास वापस 810 आ गया। तो अब बैंक के पास कितना हो गया, पहले वाले बंदे ने 1000 डिपॉजिट करवाया, दूसरे बंदे ने 900 डिपॉजिट करवाया, तीसरे बंदे ने 810 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया। तो बैंक के पास टोटल आ गया 2710। तीनों बंदों का अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट हो गया। ये प्रोसेस नहीं रुकने वाला, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और बैंक क्या करेगा, उस 1000 रुपीज़ से मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10 टाइम्स क्या करेगा, वो लोन क्रिएट कर देगा, यानी कि 10,000 रुपीज़ तक का लोन क्रिएट कर देगा। ठीक है। इसको हम एक टेबल से भी समझ सकते हैं पूरे प्रोसीजर को। ये देखो, डिपॉजिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। इनिशियल एक बंदा है, वो सबसे पहले आके 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाता है, बैंक उसमें से 900 रुपीज़ लोन दे देगा और 10%, 0.1 भी बोल सकते हैं, 10% भी बोल सकते हैं, 100 रुपीज़ कैश रिजर्व में रखेगा। राउंड 2 में ये जो 900 जिसको लोन दिया था वो भी बैंक में ही डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है। उसका 10% हम रिजर्व में रख लेंगे 90 रुपीज़, और बाकी का जो 810 रुपीज़ है वो लोन दे देंगे। ये 810 रुपीज़ लोन जब थर्ड पर्सन के पास आएगा तो उसका 10% बैंक वापस क्या करेगा, अपने पास कैश रिजर्व रखेगा, और रिमेनिंग जो 729 रुपीज़ है वो लोन में दे देगा। इस तरीके से ये मल्टीपल चलता रहेगा, और हमारा जो डिपॉजिट है इसका जब 1000 का 10 टाइम्स यानी कि 10,000 तक जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये लोन क्रिएट होता रहेगा। तो 10,000 रुपीज़ बैंक के पास डिपॉजिट है, जिसमें 9,000 बैंक ने लोन दे दिया है और 1000 रुपीज़ कैश रिजर्व में रखा हुआ है। अब इस पूरी स्टोरी में आप ये देख सकते हो कि बैंक के पास ओनली 1000 है जो इनिशियली डिपॉजिट हुए थे, बाकी तो जितने भी पार्ट्स हुए हैं वो 1000 के ही पार्ट्स हुए हैं। तो बैंक ने क्या किया, इस 1000 में से ही बैंक ने 9000 का लोन क्रिएट कर दिया, और बैंक के पास 1000 रखा हुआ है। ठीक है। तो बैंक के पास 1000 है, लोन बैंक ने दे दिया 9000 रुपीज़, टोटल बैंक के पास 10,000 हो गया। ठीक है। तो बैंक को प्रॉफिट कहाँ होगा, बैंक को प्रॉफिट होगा इस 9000 के लोन पर, जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा अपने कस्टमर्स से। ठीक है। और पे किसको करेगा, पे तो केवल वो 1000 को पेमेंट करेगा जो इनिशियली डिपॉजिट हुए थे। ठीक है। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, बैंक लोन क्रिएट करने का काम करता है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है। इसको हम फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब अगर मैंने 1 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया तो उसके कितने गुना ज़्यादा या कितने मल्टीपल ज़्यादा मैं लोन दे सकता हूँ। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 1/लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1/लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, 10% को 0.1 लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा 10 टाइम्स।
ठीक है। तो अगर हमने 1000 डिपॉजिट करवाया था तो मनी मल्टीप्लायर 10 मल्टीपल हो जाएगा, तो 1000 इंटू 10 10,000 रुपीज़ तक का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मनी क्रिएशन का फॉर्मूला है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मल्टीप्लायर, 1/LRR को अपन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर, तो इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1000 था, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 रुपीज़ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। अगर ये रेट ऊपर नीचे होती है तो मल्टीप्लायर भी कम ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि अगर ये रेट 5% हो जाती है तो हम 0.05 बोलेंगे, तो 1/0.05 हो जाएगा 20 मल्टीप्लायर्स। यानी अगर सेंट्रल बैंक ये कहता है कि आपका लीगल रिजर्व रेशियो 10% की जगह 5% होगा, ठीक है, 10% की जगह 5% होगा, तो हमारा जो मल्टीप्लायर होगा वो इंक्रीज होकर 10 से 20 पे चला जाएगा। ठीक है, यानी 5% हम रिजर्व में रखेंगे, बाकी 95% हम लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लोन क्रिएशन है जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, कि कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्लियर। इसके बाद बैंक रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। बैंक को केवल ये जरूरी है कि वो जो डिपॉजिट हुआ उसका केवल एक परसेंटेज अपने पास क्या करे, सेव करके रखे, रिजर्व में रखे। पूरा अमाउंट रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 reasons. Number 1, first, the banking experience has revealed that not all depositors approach the bank for withdrawal of money at the same time. बैंक को ये पता है कि जितने भी बैंक के डिपॉजिटर्स हैं वो सेम टाइम पे मनी विड्रॉ करने तो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो जानता है कि एक टाइम पे सारे डिपॉजिटर अपना पैसा तो विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा, there is a constant flow of new deposit into the bank, therefore to meet the daily demand for withdrawal of cash. बैंक के पास क्या होगा, डेली नया डिपॉजिट भी आएगा। ठीक है, तो पुराना वाला कोई अगर डिपॉजिटर है वो अपना पैसा अगर विड्रॉ करता भी है तो बैंक के पास सफिशिएंट मनी होता है उस विड्रॉ के लिए, पेमेंट करने के लिए, क्योंकि बैंक के पास कांस्टेंट फ्लो रहता है नए डिपॉजिटर्स का। नए डिपॉजिटर आते रहेंगे, बैंक के पास मनी आएगा और बैंक उस मनी में से क्या करेगा, जो भी डिमांड डिपॉजिट होगी, जो भी डिमांड के लिए विड्रॉ करेगा उसका वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, एक पॉइंट और है इसका, व्हेन द प्राइमरी कैश डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम लीड्स टू मल्टीपल एक्सपेंशन इन द टोटल डिपॉजिट, इट इज नॉन एज मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये हम बात कर चुके हैं कि हम डिपॉजिट का जितना भी मल्टीपल एक्सपेंशन करेंगे या जितना भी मल्टीपल में हम उसका लोन क्रिएट करेंगे उसको क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर बोलेंगे। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक की बात थी। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक के काम या फंक्शंस क्या होते हैं। The central bank is the apex institution of the country's monetary system. The design and the control of the country's monetary policy is its main responsibility. हमारी कंट्री का जो मेन एपेक्स बैंक है या एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे अपर बॉडी है, वो है सेंट्रल बैंक। ठीक है, और जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है कंट्री के लिए, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक ही क्रिएट करेगा, वो ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई है, सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके काम क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, द सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स। जितने भी आप नोट्स देखते हैं, ठीक है, 1 रुपीज़ को छोड़ के, खैर 1 रुपीज़ ऑलमोस्ट आजकल बंद हो गया है, लेकिन 1 रुपीज़ के अलावा जो भी आप करेंसी नोट देखते हैं, चाहे वो 5 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000, वॉटेवर, जो भी करेंसी नोट आप देखते हैं वो इशू कौन करता है, वो सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू द करेंसी नोट्स। कॉमर्शियल बैंक नहीं कर सकता, कॉमर्शियल बैंक केवल उसकी सप्लाई कर सकता है। कॉमर्शियल बैंक उसको इकोनॉमी में इनफ्लो आउटफ्लो कर सकता है, लेकिन इशू नहीं कर सकता। इशू करने की जो अथॉरिटी है वो केवल सेंट्रल बैंक के पास है।
करेंसी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर द लीगल टेंडर मनी। ठीक है, लीगल टेंडर मनी इज वन विच एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू एक्सेप्ट बाय लॉ इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ डेट्स। सेंट्रल बैंक जो भी मनी इशू करेगा वो हर एक इंडिविजुअल के लिए एक तरीके से लॉ है या ऑर्डर है, ऑर्डर बाय लॉ है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करेगा उसके एक्सचेंज में उसको रुपीज़ या जो हमारे जो करेंसी है रुपीज़ वो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर बाय लॉ है। सेंट्रल बैंक हैज़ एन इशू डिपार्टमेंट विच इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ नोट्स, यानी अकेला है जो नोट इशू करेगा। हाउएवर द मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल बैंक टू इशू द करेंसी नोट्स मे बी पार्शियल इन सर्टेन कंट्रीज। ठीक है, सेंट्रल बैंक की खुद की मोनोपोली है तो हो सकता है कि कुछ कंट्रीज में या अपने आप में कुछ पार्शियल भी हो सकते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स, मैंने ये कहा 1 रुपीज़ के नोट को आप छोड़ दीजिए, बाकी के सारे नोट जो हैं वो सेंट्रल बैंक इशू करेगा। 1 रुपीज़ के नोट्स और जो कॉइन्स होते हैं वो इशू होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही क्या करता है, जो भी 1 रुपीज़ के नोट होंगे और जितने भी कॉइन्स होंगे वो इशू करेगा। बाकी के जो अदर नोट्स हैं, ऑल अदर नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का क्या होता है, एडवाइजर भी होता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। ये गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है। गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग या मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो आरबीआई के थ्रू होंगे, सेंट्रल बैंक के थ्रू होंगे। और ये बैंकों का बैंक होता है, इसलिए इसको बैंकर भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों देखते हैं। एज बैंकर की अगर हम बात करें, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक परफॉर्म सेम फंक्शन एज परफॉर्म्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, जैसे कॉमर्शियल बैंक हमारे ट्रांजैक्शन करता है वैसे ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करता है। ठीक है, इट रिसीव्स द डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से ये पैसा लेता है, डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, गवर्नमेंट के चेक कलेक्ट करता है और ड्राफ्ट डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कैश टू द गवर्नमेंट एज रिज्यूम्ड फॉर द पेमेंट फॉर सैलरी एंड वेजेस टू देयर स्टाफ एंड द कैश डिस्बर्समेंट। जब भी गवर्नमेंट को सैलरी देनी है अपने स्टाफ को, वेजेस देना है अपने स्टाफ को, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक उसको प्रोवाइड करवाएगा। इट मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो एडवाइज शॉर्ट टर्म लोन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एडवांस यानी कि ये जो सेंट्रल बैंक होगा वह गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म लोन भी एडवांस करेगा, यानी उनको शॉर्ट टर्म लोन भी देगा, जिसको हम हमारे वाली लैंग्वेज में बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इट सप्लाइज फॉरेन एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट फॉर रीपेइंग एक्सटर्नल डेब्ट्स और मेकिंग अदर पेमेंट्स। अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करना है, यानी जो हमने किसी फॉरेन कंट्री से या आईएमएफ से हमने क्या लिया होगा, कोई डेट लिया होगा, लोन लिया होगा, तो हमें रीपेमेंट करना है, तो उन पेमेंट्स का भी जो पेमेंट है, जो फॉरेन एक्सचेंज में जो पेमेंट करना होगा वो सेंट्रल बैंक का काम है। सेकंड है एज फिस्कल एजेंट, ये एजेंट भी होता है। एज फिस्कल एजेंट इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। एजेंट के रूप में क्या काम करेगा ये, इट मैनेजेस द पब्लिक डिबेट्स, जो भी पब्लिक के लोन होंगे उसको मैनेज कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी टैक्सेस होते हैं, आपने सबने नाम सुना है, टैक्स होते हैं, एक इनकम टैक्स होता है, एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक आपने कस्टम नाम सुना होगा। तो ये जो भी टैक्सेस होते हैं वो सारे टैक्स कौन रिसीव करता है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी हमारा जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो सीधा जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट का अकाउंट होगा उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या कोई कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा,
सेंट्रल बैंक, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कौन जाएगा, सेंट्रल बैंक का गवर्नर या फिर सेंट्रल बैंक का जो भी फाइनेंस का जो भी ऑफिसर होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। थर्ड, एडवाइज़र, ये गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी होता है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, यानी जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है मनी रिलेटेड उन सब में गवर्नमेंट को एडवाइस करने वाला कौन है, सेंट्रल बैंक है। इट गिव्स एडवाइस टू दी government on all financial and economic matters such as deficit financing and devaluation of currency, trade policy, foreign exchange policy etc. गवर्नमेंट को जितनी भी फाइनेंशियल वर्क करना है या जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर्स है उन सब पे एडवाइस गवर्नमेंट करेगा कि अगर हमारी बजट में अगर डेफिसिट है तो उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, अगर हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले में रुपीज़ की वैल्यू डाउन है तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, कैसे ट्रेड पॉलिसीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ को बनाया जाएगा, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो वो एडवाइस कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्क किसका है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर टू दी बैंक्स इन 3 ways। नंबर 1, कस्टडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट होगा उसका 1% कैश रिजर्व के तौर पे वो अपने पास कस्टडी के तौर पे रखेगा। एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अगर कभी कॉमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक किससे डिमांड करेगा, सेंट्रल बैंक से डिमांड करेगा। तो सेंट्रल बैंक ही उसका लास्ट रिसोर्ट है या लास्ट सपोर्ट बोल सकते हैं। एज क्लियरिंग एजेंट, कॉमर्शियल बैंक के जितने भी चेक्स होते हैं या जितने भी क्लियरिंग सिस्टम्स होते हैं या क्लियरिंग वर्क होगा वो उसका एजेंट कौन है, सेंट्रल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक में जो भी क्लियरिंग होगी वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होगी। ठीक है। नंबर 1, ये डिटेल में है थोड़ा। एज कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, द सेंट्रल बैंक मेंटेन द कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। ये अपन ऊपर पढ़ चुके थे जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे थे। एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक बाय लॉ। ठीक है, जो भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कैश रिजर्व का परसेंटेज, वो परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, एज कैश रिजर्व। एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, अगर कभी भी बैंक एज बैंकर टू दी बैंक्स, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। In other words, in case of commercial bank fail to meet their financial requirement from other sources, अगर कोई भी ऐसा वर्क होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाता है कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में या पेमेंट करने में, मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक के पास प्रॉपर अमाउंट नहीं है, दे कैन एज द लास्ट रिसोर्ट अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक फॉर लोन एंड एडवांस। तो वो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक को बोलेगा कि आप हमें कुछ टाइम के लिए लोन दे दीजिए, तो सेंट्रल बैंक ही उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट की तरह वर्क करेगा इसमें। ठीक है, द सेंट्रल बैंक असिस्ट सच बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक की क्या करता है, वो क्लियरिंग का वर्क करता है। जितने भी आपके बीआर होंगे, बिल्स रिसीवेबल्स होंगे, उनको डिस्काउंट करवाने का वर्क होगा। जितनी भी सिक्योरिटीज़ होंगी उनको कैश करवाना ही डिस्काउंटिंग होता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, यानी जितने भी चेक्स होंगे, बिल्स होंगे, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होंगे, वो सारे के सारे क्लियरिंग का काम ये करेगा। ये देखो क्लियरिंग एजेंट में भी यही वाली बात है। सिंस इट इज़ द कस्टडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, द सेंट्रल बैंक्स कैन एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ दीज बैंक्स। इन बैंक में जो भी क्लियरिंग वर्क होगा वो क्लियरिंग एजेंट के तौर पे सेंट्रल बैंक करेगा। ठीक है, आ गया होगा यहाँ तक समझ में बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं सुपरवाइज़र की, कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक का सुपरवाइज़र भी होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेज, रेगुलेट एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। यानी उनको ओपन करना है, उनको रेगुलेट करना है, उन पे कंट्रोल करना है, उनकी कहाँ ब्रांच ओपन करनी है, कहाँ उनका एटीएम लगेगा, वो सारा का सारा डिसाइड होता है सेंट्रल बैंक के साथ।
द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग। देखो यहाँ पर आ गया, किस बैंक को लाइसेंस देना है, किस ब्रांच का एक्सपेंशन करना है, उसके लिक्विडिटी ऑफ असेट्स मैनेजमेंट क्या होगा, यानी कितना कैश रिजर्व होगा, कितना एसएलआर होगा, वो सारा का सारा डिसाइड होगा सेंट्रल बैंक के थ्रू। कोई मर्जिंग होगी क्या बैंक्स की, अमालगमेशन, दो बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बना दिया जाए, या किसी बैंक को बंद करना है, वाइंड अप करना है, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो रेगुलेशन का वर्क है वो सेंट्रल बैंक के हाथों में है। वो जिसे चाहे लाइसेंस दे सकता है और जिसे चाहे उसे उस समय लिक्विडेट कर सकता है, बंद कर सकता है। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड द रिटर्न्स फिल्स बाय देम। जो कंट्रोल होता है वो एक तरीके से पीरियडिक होता है, यानी जो सेंट्रल बैंक होता है वो हर कॉमर्शियल बैंक का एक टाइम टू टाइम क्या होता है, उनका इंस्पेक्शन होता है, और उनसे जो भी रिटर्न्स होती है, यानी जो इनके लीगल जो फॉर्म्स होते हैं वो फिलअप करवा के ही क्या होते हैं, सुपरविज़न किया जाता है। ठीक है। फोर्थ वर्क यहाँ पे होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, यानी जो सेंट्रल बैंक होता है मेन उसका वर्क होता है कि मनी कंट्रोल और क्रेडिट कंट्रोल किया जाए। ठीक है। इसके दो टूल्स होते हैं, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यानी कि जनरल टूल्स, और एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सेलेक्टिव टूल्स। ठीक है। ये वाले जो दोनों टॉपिक्स हैं वो थोड़ा डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक यहीं तक ही रखेंगे।